जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल से जो चल रही थी उठापटक कि योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली में बुलाया गया और वहाँ पे नीति आयोग की बैठक भी थी, साथ ही पूरे देश के बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की आज भी बैठक थी। इस बैठक के बाद मोदी जी ने योगी जी की पीठ थपथपाई। मोदी जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ है, जो सचिवालय का काम हुआ है, वो सराहने लायक है। साथ ही उन्होंने इंडिकेट भी कर दिया कि योगी आदित्यनाथ जी के रास्ते में किसी प्रकार का अपने दल से कोई बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी बात कि कल बीएल संतोष जी से भी मिले थे योगी जी, जो कि संगठन मंत्री हैं, और सरसंचालक मोहन भागवत जी से भी मिले। तो संघ भी चाहता है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मास लीडर है उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में ला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात है, अभी योगी जी तो वापस चले आए, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये अपना सत्र है। तो मानसून सत्र 5 दिन का मानसून सत्र है, इसमें 2-3 अहम मुद्दे हैं। उन मुद्दों के लिए जो एक तो पुराने आईपीसी सब चेंज हुए हैं, नए कानून बदला हुए, अंग्रेज़ों के कानून बदल के उनका समावेशन 1 जुलाई से जो लागू हुआ है। दूसरा, अगले साल होने वाले कुंभ के लिए एक बजट एलोकेशन। तीसरी बात है कि ये 2-3 मुद्दों पे 5 दिन का। तो एक और डेवलपमेंट हुआ है कि एक तरफ अखिलेश यादव जी ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह के 2024 में एक बड़ा गेन किया, जो कि बीजेपी को डेंच किया। तो दूसरी तरफ अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अपने पुराने मनमोहन माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। मेरे तरफ से माता प्रसाद पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपकी आखिरी यात्रा है, आखिरी चुनाव है। और दूसरी बात ये देख के उनको बनाया है कि आने वाले समय में 2027 से पहले समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार का खतरा नहीं, डिफेंसिव मोड के लिए डिफेंसिव फैसला लिया है, क्योंकि अपने चाचा शिवपाल से उनको अभी भी खतरा है, और उस खतरा को टालते हुए, और दूसरी बात कि ये 2 बार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो इनको सदन चलाने का भी एक लंबा अनुभव है। तो ये मुद्दों पर भी एक अच्छी बहस कर सकते हैं और सरकार के सामने सरकार को कटघरे में भी खड़े कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अभी तक जो उनके ऊपर एक पहले लग रहा था कि एम वाई समीकरण की पार्टी है, एम वाई की बात करते हैं,
अब की बार उन्होंने एमओआई के समीकरण को तोड़कर पीडीए बनाया और इसमें यादव और मुसलमान के अलावा सब समुदाय और भी विभिन्न वर्गों को टिकट दिया। उसमें मौर्य, उसके बाद पाशी। तो ऐसे विषय पे अब देखा जाए तो अखिलेश यादव भी एक मजे हुए राजनेता है। तो उनकी कहीं न कहीं ये सोच है कि अगर मैं माता प्रसाद पांडे को बनाता हूँ तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों का सपोर्ट हमें मिलेगा, क्योंकि कुछ तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से नाराज भी है। तो अब एक बीजेपी के लिए भी उन्होंने चुनौती खड़ा कर दिया है कि अब इनको ब्राह्मणों को फिर से साधना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की कहीं न कहीं कोई नाराज़गी है, उनको उनकी नाराज़गी को दूर करना पड़ेगा। अब की बार 79% ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया था, 16% ब्राह्मणों ने ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। तो ये कहने का मतलब है कि अब फिर से एक नया चैलेंज होगा और राजनीति में हमेशा एक चुनौती खड़ा करने वाला ही असली राजनेता होता है। तो आज का जो पूरे दिन का एक निष्कर्ष है, सब मिला जुला के दोनों तरफ से एक बैलेंस हुआ है कि एक तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को भी फ्री हैंड मिला है और अब बाद में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को क्या करके पार्टी उनको समझाती है, कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। इवन चैरियत के मुद्दे पर योगी जी को तो फ्री हैंड दिया गया है। दूसरी बात कि अगर चाचा शिवपाल अगर नाराज़गी की जो खबर आ रही है सूत्रों के हवालों से, तो ये एक चैलेंज फिर समाजवादी पार्टी के लिए भी होगा कि अगर चाचा शिवपाल चुनाव से पहले 2027 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो कहीं न कहीं अखिलेश को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। कि अब जो उपचुनाव है 10, उसमें योगी जी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। वैसे 3 सीट था पिछली बार, 2 सीट उनके सहयोगियों के हैं, तो जिसमें पिछली बार जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे 2022 में। अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल 4 सीट भी जीतने में कामयाब होते हैं 10 में, तो भी एक संतोषजनक रिजल्ट होगा। एक अगर 5-10 में 5 जीतते हैं तो ये तो एक्सेलेंट रिजल्ट होगा। जबकि अखिलेश में और राहुल गांधी में भी सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस का बढ़ता जनाधार अखिलेश के लिए भी एक चिंता का विषय है और शायद उसी चिंता को थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो अखिलेश ने कहा कि अगर 6 सीट कांग्रेस जीत के आई है तो मेरे कार्यकर्ताओं ने जिता के दिया है, जबकि जनता का मानना है कि अखिलेश यादव अगर 37 सीट जीते हैं तो वो कांग्रेस की वजह से जीते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी उपचुनाव में अपना एक दावा ठोक दिया है। जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी ने कहा कि मुझे 10 में से 5 सीटें मिलनी चाहिए
इवन ये फैसला तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो उनके सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो करेंगे। मगर ये देखने में दिलचस्प होगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। और चुनाव से पहले अभी तो बहुत कुछ होगा। और आखिरी में एक बात और कि जो दिल्ली में हादसा हुई, इसमें केजरीवाल सरकार की पूरी नाकामी है, क्योंकि 1 महीने पहले ही अगर एमसीडी को लिखित में दिया गया था, इस हादसे की आशंका जताई गई थी कि दिल्ली में यहाँ पे पानी भरता है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और अगर यहाँ पे पानी भरेगा तो कुछ भी हो सकता है। उसके बावजूद अगर एमसीडी अगर नालों की सफाई नहीं करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं न कहीं जनता, दिल्ली की जनता को अब आगे के लिए सबक लेना पड़ेगा कि ये फ्री की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो कि हर विभाग में एक से एक घोटाले हुए हैं, आज एक घोटाला और उनका उजागर हुआ है, उसमें उनके साड़ू भाई का नाम आया। वही नाला सफाई, नाला बनाने के ही मामले में 200 कुछ करोड़, 295 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ऐसा कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो जनता को ठगा, उसके पहले अन्ना हजारे को ठगा, बाद में अपने रिश्तेदारों को ठगा, अपने साथ के कार्यकर्ताओं को ठगा, और अंत में अपने परिवार को भी ठगा। उनको लग रहा था कि मैं ऐसा खेल खेल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी संवैधानिक पद नहीं लिए, कभी कोई साइन नहीं किए, उनको लग रहा था कि मैं कभी फंसूंगा ही नहीं। मगर ये मोदी है, मोदी ने पहले ही कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाओगे वो निकालूंगा। तो ये कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की चालाकी की वजह से और भी फंसते जा रहे हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल 8 अगस्त तक उनको कोर्ट ने तिहाड़ जेल में रहने के लिए बोल दिया है, और मनीष सिसोदिया और के कविता को 31 जुलाई तक कोर्ट की कस्टडी मिली है। इसके बाद सुनवाई होगी। तो अगला अपडेट आगे आपको और भी हम अपने नए अपडेट में देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।